नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बद्रीनाथ में बीजेपी हार गई है। विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा की सीट हारने के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी हार जाएगी, इस खबर की चर्चा होनी ही थी। इस जीत के साथ ही लखपत सिंह बुटोला अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की तरह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। दोनों की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के नेता दोनों नेताओं की तस्वीरें एक साथ ट्वीट कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद तो 9 बार के विधायक रह चुके थे, मगर लखपत सिंह बुटोला की यह पहली जीत है। चलो। कांग्रेस अपनी इस जीत का जश्न स्थानीय स्तर पर भी मना रही है। लखपत सिंह की जीत की खबर आते ही कार्यकर्ता और समर्थक उत्साह से भर गए और विजय जुलूस निकाला गया। 10 साल का लंबा दौर रहा है जब हर उपचुनाव और चुनाव के बाद कांग्रेस के हारने की खबरें आती थीं। कुछ विधानसभाओं में मिली जीत को छोड़कर कांग्रेस की पहचान चुनाव हारने वाली पार्टी से हो गई थी। बद्रीनाथ उपचुनाव को स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। नतीजा यह जीत सबकी दिखाई दे रही है। हरीश रावत ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया तो उनके प्रतिद्वंदी हरक सिंह रावत ने भी लखपत सिंह बुटोला के लिए प्रचार किया। लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी से था, जो 2022 में इसी सीट से चुनाव जीते थे। तब कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, मगर बीजेपी के टिकट से अब चुनाव हार गए। राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस की रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और दबंग माने जाते थे। बद्रीनाथ के उपचुनाव में जनता ने दल बदल को भी नकार दिया है। आपसे कह दिया कि शुचिता और नैतिकता की लड़ाई थी, और इस शुचिता और नैतिकता की लड़ाई में जनता ने शुचिता के साथ खड़ी रहे, नैतिकता के साथ खड़ी रहे, और ये दिल्ली की सरकार को और यहाँ उत्तराखंड की सरकार को मैसेज देने का काम किया कि जनप्रतिनिधियों जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको न बेचने का काम करें, न खरीदने का काम करें, और जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और यही मैसेज यहाँ से जाएगा। उत्तराखंड की एक और सीट है मैंगलोर। यहां के उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी को लगा कि इस सीट पर जीत दर्ज कर वह रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि उसे यहां अभी सफलता नहीं मिली है। इसके बाद भी बीजेपी मैंगलोर की सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीत गए। यह मैंगलोर का वीडियो है। काजी की जीत की खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में जमा हो गए। यहां भी जनता ने दल बदलू को हरा दिया। करतार भडाना राष्ट्रीय लोकदल से होते हुए बसपा में आए और फिर बीजेपी में पहुंच गए। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। मैंगलोर मैदानी इलाका है, पश्चिमी यूपी की सीमा से सटा है। यहां पर भी चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आई थी। मतदान के दिन खबर आई कि बीजेपी के समर्थकों ने मतदान को रोकने का प्रयास किया है और मतदाताओं पर हमले की भी खबर आई। यहां गोली चलने की भी खबर आई थी। मैंगलोर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। लोकतंत्र की जीत है, और जो लट तंत्र चलाने की उत्तराखंड में कोशिश की थी, उस लट तंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ
मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक मेरे जैसे इंसान को, पूरे तंत्र के सामने मुझको कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आभार। मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, साथियों का, पूरे जिले और उत्तराखंड से बाहर के तमाम लोग साथी आए, उनका दिल से आभार। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी जीतती रही है। पहली बार बीजेपी हारी है। 10 साल बाद उपचुनाव में यहां कांग्रेस को 2 सीटों पर जीतने का मौका मिला है। बद्रीनाथ विधानसभा चमोली जिले में आती है। राजेंद्र सिंह भंडारी को बीजेपी में कौन लाया, किसने उन्हें टिकट दिया, यह तो बीजेपी समझती होगी। लेकिन इसी बद्रीनाथ सीट से महेंद्र भट्ट को राजेंद्र सिंह भंडारी ने हराया था। महेंद्र भट्ट अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का सिलेक्शन शायद ठीक नहीं था। क्या वे यह इशारा कर रहे हैं कि राजेंद्र सिंह भंडारी को ऊपर से थोपा गया और उनके उम्मीदवार होने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी? जनादेश को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है और ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र भंडारी जाने से हमको बड़ा लाभ वाला 8,000 वोटों से अधिक मतों से वो सीट पर आगे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिस प्रकार सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिस प्रकार की मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को, हमें अपेक्षा की हम जीतेंगे, हम जीत नहीं पाए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर वो सीट, क्योंकि भाजपा की सीट हो रही है, अभी कुछ दिन पहले 8,000 मतों से हम लोग जीते हैं। व्यक्तिगत कारण भी उसके प्रत्याशी की दिशा में चर्चा करेंगे और आगामी दिन में मैं भी कह सकता हूँ आज की तारीख में कि क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने केवल एक कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। बद्रीनाथ की हार बीजेपी को काफी परेशान करने वाली है। ऐसी हार हेडलाइन मैनेजमेंट से भी पीछे नहीं रह पाती। अयोध्या की ही कितनी चर्चा हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ से हार गई। एक तरह से बीजेपी बद्रीनाथ में लगातार 2 चुनाव हारी है। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी के जीतने पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी इस बार लखपत सिंह बुटोला के जीतने पर हो रही है। इसका श्रेय केवल और केवल अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को जाता है। जयराम रमेश ने उत्तराखंड की जीत के बारे में कहा कि लग रहा है कि देश में राजनीति बदल रही है। बद्रीनाथ का संबंध भगवान विष्णु से है और केदारनाथ का संबंध भगवान शिव से। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में ध्यान किया और उसके बाद बद्रीनाथ गए थे। यह खबर इसी साल की है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुले तो पहली अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर की गई थी। पहले भी इस तरह की उनके नाम पर पूजा हुई है और इस तरह की खबरें छपी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की कई बार यात्रा की है। 2018 में राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। इस यात्रा में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी कई तस्वीरें ट्वीट की थीं। राहुल गांधी इसी साल फरवरी में केदारनाथ गए, तब अंदर पूजा के समय कैमरा ले जाने से मना कर दिया। बाद में उनका जो वीडियो आया वो मंदिर के बाहर का था। उत्तराखंड में बीजेपी ने चंपावत और बागेश्वर की लोकसभा सीट जीती, लेकिन 1 महीने के भीतर मैंगलोर और बद्रीनाथ की सीट हार गई। हाल ही में लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि वह डर की राजनीति करती है और राहुल नहीं डरते। लोकसभा में शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने सभी को हैरान भी किया। भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी यह बताना चाह रहे थे कि शिव की तरह वे भय मुक्त हैं, उन्हें डर नहीं लगता। उन्होंने भगवान शिव से सीखा है करुणा, साहस और निर्भीकता। राहुल ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, लेकिन बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। इस पर बीजेपी तुरंत भड़क गई। इसे हिंदू आस्था का अपमान बताने लगी कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया है, जबकि ऐसा नहीं कहा था। केदारनाथ में भी उपचुनाव होंगे। यहां से बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया है। शैला रानी रावत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी।
मतलब यहां से भी बीजेपी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं था जिसे वो जिता सकती थी। शैला रानी बीजेपी में 2016 में आ गई और 2022 में बीजेपी के टिकट से जीत गई। केदारनाथ और बद्रीनाथ की कहानी बताती है कि आज की बीजेपी इसलिए विजेता दल नजर आती है क्योंकि इसमें दूसरे दलों से लाकर चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भर दिए गए हैं। मुमकिन है इस वजह से भी मैंगलोर और बद्रीनाथ में बीजेपी का कार्यकर्ता उदासीन हो गया हो कि वह कब तक दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को विधायक और सांसद बनाने का काम करेगा। अगर यह ट्रेंड चल गया तो बीजेपी में कांग्रेस से आए नेताओं के लिए मुसीबत हो सकती है। वे न भागने के लायक बचेंगे न जीतने के। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन विधानसभा उपचुनावों में उसके लिए अच्छी खबर है। यहाँ की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 पर कांग्रेस जीती है, देहरा और नालागढ़। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन दोनों सीटों पर हार गई थी। देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर जीत गई हैं। इस सीट पर भी निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी में चला गया था और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने पर हार गया। अभी तक माना जाता था कि चुनाव जीतना है तो अपनी पार्टी छोड़ो, बीजेपी में चलो, लेकिन बीजेपी में जाकर हारने की खबरें थोड़ी हाईलाइट होने लगी हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 पर कांग्रेस वापस जीत गई। एक तरह से हिमाचल में भी बीजेपी जाने वालों को हार का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से सुरक्षित हो गई है। अब इसके विधायकों की संख्या 40 हो गई। इस तरह कांग्रेस को तोड़कर हिमाचल प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश जनता ने नाकाम कर दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव जीत गई है। मानिकतला, बागदा, रानाघाट, दक्षिण रायगंज की सीट पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से रायगंज की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी बंगाल से सटे इस विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव जीती है और यह जीत बहुत बड़ी है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस 85,000 वोटों से जीती है। यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रायगंज के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में भी कृष्णा कल्याणी जीतने वाले थे, लेकिन कांग्रेस से मिलकर बीजेपी ने उन्हें हरा दिया। विधानसभा उपचुनाव में कृष्णा कल्याणी को दोबारा से उतारा गया और वे भारी मतों से जीत गए। एक और सीट है बागदा। यह सीट जिस लोकसभा क्षेत्र में आती है वहीं से शांतनु ठाकुर लोकसभा जीते हैं, जिन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। इन्हीं का एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें वे बीफ ले जाने की इजाजत देने के लिए पत्र लिख रहे थे। इसी लोकसभा में आता है बागदा विधानसभा। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जीत गई है, जबकि लोकसभा में इस विधानसभा से बीजेपी को लीड मिली थी। यहाँ से युवा उम्मीदवार मधुपर्णा ठाकुर चुनाव जीती हैं। इनकी उम्र 25 साल बताई जाती है। कम उम्र में चुनाव जीतने वालों में मधुपर्णा ठाकुर भी शामिल हो गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तृणमूल ने बीजेपी से तीनों सीटें छीन ली है। मानिकतला में सुप्ती पांडे की जीत को भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी जीत बताया है। तृणमूल के 4 में से 2 विजेता महिलाएं हैं। रानाघाट में बीजेपी का विधायक तृणमूल में आ गया और जीत गया। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला हार गया, वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी से तृणमूल में जाने वाला जीत गया है। Together with the NDA party, all party, maybe I may be wrong, but whatever I heard, I came to know that collectively they all got 46% vote, and India itself have got 51% vote. So mandate is against of them, and now again they have started the agency Raj. And this Nyaya Samhita bill, I don't know what they have done. Even doctors are afraid. Journalists, you must know how your life is also danger for this bill. Freedom is at stake. Everybody, without any evidence, anybody can be
victims of this bill. From the beginning, I am telling that to boycott, to suspend 147 MLA MP. You pass this bill, never discussed. उपचुनावों को आमतौर पर खास महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का यह प्रदर्शन बता रहा है कि जनता के स्तर पर काफी कुछ बदला है। बीजेपी ने कोशिश तो जरूर की होगी, मगर उसे इस उपचुनाव में सफलता नहीं मिली। 13 सीटों के उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत बताई जा रही है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ की सीट पर बीजेपी की हार उसे लंबे समय तक चुभने वाली है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।